प्रिय बच्चों, आज का प्रकरण है भारत में मिट्टी के प्रकार। जैसा हम सभी जानते हैं कि धरातलीय बनावट के आधार पर हमारे देश में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे उत्तर के पर्वतीय भागों में पर्वतीय मिट्टी, मध्य के विशाल मैदानों में जलोढ़ मिट्टी या उसी को जो है दोमट मिट्टी कहा जाता है। हमारे देश के पश्चिमी भागों में खास करके राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और उत्तरी गुजरात के भागों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। वहीं पर दक्षिण के पठारी भागों में लाल व पीली मिट्टी तथा दक्षिण के पठारी भागों में ही जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कुछ उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, हल्का फुल्का वहाँ पर जो है लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। इस प्रकार से हमारे देश में कुल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चूँकि हमारे देश की धरातलीय बनावट ही ऐसी है, धरातलीय बनावट के आधार पर हमारे देश में कुल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 पर्वतीय मिट्टी, नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 3 लाल या पीली मिट्टी, नंबर 4 काली मिट्टी, नंबर 5 लेटराइट मिट्टी और नंबर 6 मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार से 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। चलो अब चलते हैं हम नंबर 1 पर। जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी या इसी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर के पर्वतीय भागों से जो हमारे देश की विशाल नदियां हैं, जैसे हमारे देश के पश्चिमी भागों में सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये नदियां बहते हुए जाकर के पंजाब के रास्ते से जाती हैं, जिससे यह पंजाब को जो है जलोढ़ मिट्टी से भरकर उसे समतल इलाका बना देती हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में उत्तराखंड, फिर इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियां निकल करके बहते हुए जाती हैं, जिसे कि गंगा यमुना का कछारी मैदान कहा जाता है। उसी प्रकार से हमारे देश के उत्तरी पूर्वी भागों से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आकर के अपने पूरे जो उसका काट करके छाड़ करके लाती है, उसे असम में पूरा बिछा देती है। तो इस प्रकार से जलोढ़ मैदान एक ऐसा मैदान है जो कि माना जाता है उत्तर के पर्वतीय भागों से आने वाली विशाल नदियां जो अपने साथ कंकड़, पत्थरों और उपजाऊ मिट्टी को काट करके लाती हैं और ला करके उसको बिछा देती हैं, जिसके कारण यह मिट्टी बड़ी ही समतल और उपजाऊ मानी जाती है। इस मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। चूंकि यह जल के साथ लुढ़कते हुए आई है, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। अर्थात इसमें 2 मिट्टियां मिली हुई हैं, चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी, इसलिए इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। यह हमारे देश के मध्य का बहुत ही विशाल मैदान है। इसको मध्य के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। यह मध्य का विशाल मैदान लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब समझो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर
हमारा पूरे देश का क्षेत्रफल है, हमारे पूरे देश का क्षेत्रफल है, जिसमें से कि लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे देश का केवल यही मध्य का विशाल मैदान है, जो कि बहुत ही समतल है और उपजाऊ है। समतल और उपजाऊ है तथा बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाने के कारण यह मैदान बड़ा ही उपजाऊ है। इसमें हर प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, चाहे वह गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे मक्का हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, आलू है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, साग सब्जियां हैं। अर्थात यहाँ की ऋतुएं भी ऐसी हैं, यहाँ की मिट्टी भी ऐसी है कि यहाँ पर तीनों ऋतुओं में जो भी फसलें बोई जाती हैं वह बहुत ही अच्छी होती हैं। इसीलिए मध्य के विशाल मैदान को अन्न का भंडार कहा जाता है। यह हमारे देश के कई राज्यों में पाई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हमारे देश के कई राज्यों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। इसके अलावा कुछ राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश में जो है यह जलोढ़ मैदान पाया जाता है, जो कि बड़ा ही उपजाऊ है। क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, इसलिए इसे जो है अन्न का भंडार भी कहा जाता है। तो यह रहा जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसी जलोढ़ मिट्टी में दो भाग और आते हैं, एक खादर मिट्टी और एक बांगर मिट्टी। इसी में पहला है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जहां की प्रत्येक वर्ष नदियों का पानी बाढ़ द्वारा ले जाकर के मिट्टी को पार देता है। अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी को, जो मिट्टी नई जमी रहती है उसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। यह खादर मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है और चूंकि इसमें नदियों का पानी तुरंत आता है और वह इसी वर्ष जो है इसमें क्या करता है, अनेक अवशेष पदार्थों को ला करके उसमें बलुई मिट्टी को पार देता है, इसलिए यह मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। इसे खादर मिट्टी कहा जाता है। या सीधे भी आप कह सकते हैं कि जो नवीन जलोढ़ है, जो नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी को बिछाकर बना मैदान है, उसे खादर मैदान कहा जाता है। दूसरा है बांगर मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो कि पुरानी जलोढ़ है, अर्थात पुरानी नदियों द्वारा, एक वर्ष नहीं बल्कि पिछले वर्ष में उसको पाटी थी, लेकिन इस वर्ष नहीं पाट पाई है। बाढ़ कम आई इसलिए वह नहीं पट पाई, इसलिए उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है या उसी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। यह खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें नमी कम होती है, यह कम दलदली होती है और खादर मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है, थोड़ा उसमें अन्न उपजाऊ चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है। दोनों में यही फर्क है कि यह नवीन जलोढ़ होती है, अर्थात नदियों द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी को पाटती है, और बांगर मिट्टी ऐसी होती है जो कि पहले पटी थी लेकिन इस वर्ष नहीं पट पाई है। इसलिए जो मिट्टी हर वर्ष पड़ती है वह ज़्यादा उपजाऊ होती है। जो मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई जो बाढ़ में नहीं पट पाती है उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह अन्न का भंडार है। जैसे आप वैसे ही जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मान लीजिए थोड़ा राजस्थान, थोड़ा मध्य प्रदेश और असम, ये हमारे ऐसे हैं जो कि दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र ऐसा है यहाँ मानव की सारी सुविधाएं पाई जाती हैं, चाहे वह समतल इलाका हो, यहाँ सड़कें बनाना हो, घर बनाना हो, या मानव के लिए सुख सुविधा चाहे भी जो हो, यहाँ सारी चीज़ें बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, बड़ी ही समतल है। यहाँ पर जो है यह मिट्टी इतनी उपजाऊ है, इतनी समतल है, चाहे इसमें खेती करना हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे सड़कें बनाना हो,
चाहे कल कारखाने, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां खोलना हो, ये सारी चीजें बड़ी ही आसान है। और अन्न उत्पादन में तो इसका विशेष महत्व है। इतना बड़ा मैदान और समतल मैदान हमारे देश में जो है यह पाया जाता है, इसीलिए इसे अन्न का प्रमुख भंडार भी कहा जाता है। इस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, कुछ राजस्थान और कुछ मध्य प्रदेश, यह इसी मध्य के विशाल मैदानों में पाया जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। दूसरी है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण माना जाता है कि जो पहले ज्वालामुखी क्रिया हुआ करती थी, ज्वालामुखी के मुख से निकला लावा, ज्वालामुखी के मुख से निकले लावे के जमे होने से इसका निर्माण हुआ है, जिसके कारण इसका रंग रूप काला हो गया है। यह हमारे देश के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये हमारे देश के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। यह काली मिट्टी, इसमें जो है पानी सोखने की क्षमता इतना अधिक होती है कि यह बहुत दिन तक इसमें पानी जो है टिका रहता है। दूसरी बात है कि इसमें जो है बालू का अंश नहीं होता है, यह पानी पाने पर एकदम चिपचिपी हो जाती है। तीसरी बात यह है कि जब यह सूखती है तो इतनी कठोर हो जाती है, इसमें लवणांश की मात्रा पाई जाती है कि इसे तोड़ने पर जल्दी टूटती नहीं है, अर्थात पानी पाने पर एकदम चिपचिपी हो जाती है, आगे की तरह गल जाती है। सूखने पर इतनी कठोर हो जाती है, अगर मार दिया जाए तो किसी का सर भी फूट सकता है, अर्थात ये इतनी कठोर होती है। धूप पाने पर इतनी कठोर हो जाती है कि जल्दी तोड़ने पर नहीं टूटती, और पानी पाने पर इतनी जो चिपचिपी हो जाती है कि अगर उसके पानी के साथ उसको बांधना हो तो जल्दी बंध नहीं सकती। तो इस प्रकार से यह मिट्टी जो है इतनी जो है यह काली मिट्टी इतनी मुलायम होती है कि यह पानी के साथ गल जाती है, और धूप लगने पर इतनी कठोर हो जाती है कि तोड़ने पर जल्दी टूटती नहीं है। इसलिए इसमें हर प्रकार की फसलें नहीं पैदा होती हैं। इसमें गन्ने और कपास दो फसलें बड़ी अच्छी पैदा होती हैं। कपास के लिए तो इसको कहा जाता है कि काली मिट्टी, या इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन इतना अधिक होता है। कपास के अधिक उत्पादन होने से इस काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्योंकि यह काली मिट्टी ज्वालामुखी के मुख से निकले लावा पदार्थों से बनी हुई है, इसका रंग काला है, इसलिए इसका नाम रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी या रेगर मिट्टी, रेगर या रेगुर जो भी कह सकते हो, मिट्टी। तो ये हमारे देश के जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। इसमें जो है यह काली मिट्टी होने के कारण इसमें कपास और गन्ने की अच्छी पैदावार होती है, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग काला होने के कारण इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नंबर 3 है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी ऐसी है, जैसा कि कहने से ही लग रहा है, मरुस्थल, मरी हुई जमीन। मरुस्थल मतलब मरी हुई जमीन। जमीन को जीवित कैसे माना जाता है? जमीन को जीवित तब माना जाता है जब उसमें अनेक प्रकार के उत्पादन होते रहें, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, घास फूस, फसलें जमती रहें, एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी, इस प्रकार से एक पैदा हो रही है, दूसरी कट रही, तीसरी पैदा हो रही है, चौथी कट रही है। लेकिन हमारे देश की यह मरुस्थलीय मिट्टी जो है हमारे देश के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, खास करके राजस्थान के पश्चिमी भागों में।
पंजाब के दक्षिणी भागों में, गुजरात के उत्तरी भागों में इस प्रकार से ये जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। चूंकि यह मिट्टी ऐसी है, यहाँ वर्षा के कम होने के कारण यहाँ जमीनों के नीचे भी पानी बहुत ही कम मिलता है। नदियाँ यहाँ पर नहीं है, केवल एक लूनी नदी है जो कि मौसमी नदी है। मौसमी नदी होने के कारण इसमें वर्षा ऋतु में पानी रहता है, फिर उसके बाद 8 महीने इसमें पानी सूख जाता है। उस स्थिति में जो यहाँ की ज़मीनें हैं वह ज़मीनें उत्पादन करने योग्य नहीं रह जाती हैं। मान लीजिए उधर सतलज नदी से जो है एक नहर निकाली गई है जो कि पंजाब के रास्ते से होते हुए राजस्थान तक आती है, जो कि 649 किलोमीटर में निकाली गई है। उस नहर के किनारे किनारे जो भी क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पर रहने वाले मानव, पशु पक्षियों या बाग बगीचों के लिए, कुछ कृषि के लिए उसका उत्पादन हो जाता है। शेष भागों में ये समझिए कि कम वर्षा होने के कारण या सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण, जमीन में नमी न होने के कारण यहाँ पर फसलों का उत्पादन होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। राजस्थान के मान लीजिए आधे भाग में, अरावली पर्वत के पूर्व वाले भाग में तो वर्षा होती है, लेकिन अरावली पर्वत के पश्चिम वाले भाग में वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि वह पृष्ठ छाया प्रदेश में आ जाता है। और इस प्रकार से जहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है वह जमीनें तो एकदम मरुभूमि के समान है, अर्थात वहाँ पर केवल वही झाली है, झप्पाड़ी है, बबूल है और नागफनी है, झलबेर है, यही सब सारी चीज़ें जमती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है, जो वहाँ के चलवासी चरवाहे हैं वो पानी को खोजते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं पानी की खोज में। और वे क्या करते हैं, ऊँट हैं, बकरियां हैं, भेड़ें हैं, इनको जो है चलवासी चरवाहे के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जो है होते चले जाते हैं, अर्थात पशुओं को अपने लेकर के कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, कभी वहाँ है। इस प्रकार से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कभी वहाँ चला रहे हैं तो कुछ दिन पानी वहाँ समाप्त हो गया, फिर और आगे बढ़ जाते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से जो है यह अनाजों का उत्पादन बेचारे कम कर पाते हैं। ये ज़्यादातर जो है पशुओं के ऊपर आश्रित होते हैं, पशुओं से ही अपने सारे काम को जो है उन्हीं को बेच करके मान लीजिए अपना सारा काम है करते हैं। उसी प्रकार से जो यह मरुस्थलीय मिट्टी है, हमारे देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, जो कि यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। हमारे देश में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है राजस्थान में है। अब समझो कि वहाँ की जनसंख्या केवल 6.5 करोड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश उससे 1 लाख वर्ग किलोमीटर छोटा है। वहाँ का 3,42,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल, जबकि उत्तर प्रदेश का 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। अब समझो कि वहाँ मरुभूमि होने के कारण वहाँ की जनसंख्या 6.5 करोड़ है। अपने यहाँ 2011 के आंकड़े के अनुसार लगभग 21 करोड़। तो इस प्रकार से आप समझो कि मरुस्थलीय मिट्टी, जहाँ जमीन में नमी नहीं है, वर्षा कम होती है, सिंचाई का साधन नहीं है, वहाँ कृषि की फसलें कम पैदा होती हैं, रहने के लिए मानव निवास स्थान जो है वहाँ अच्छा नहीं है। इसका मतलब वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। तो इस प्रकार से जब फसलों का उत्पादन कम होता है तो जनसंख्या भी यहाँ कम पाई जाती है। चौथा है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जैसा कि कहने से ही लग रहा है कि हमारे देश के उत्तर में 2400 किलोमीटर लंबा एक विशाल पर्वत है जिसका नाम हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से सटे जो भी प्रदेश हैं वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। चूँकि पर्वतीय मिट्टी का
यह कारण है कि वहां से जो नदियां निकलती हैं, नदियों द्वारा कुछ मिट्टी कट करके बह करके नीचे आती है। या मान लीजिए वहां हमेशा अपर्दन हुआ करता है, वर्षा होती है तब भी जो है वहां पानी के साथ जो है मिट्टी कट करके नीचे बह कर चली आती है। इसलिए जो पर्वतीय मिट्टी है यह कम उपजाऊ होती है। यह अधिकतर पेड़ पौधे वनस्पतियों के लिए उपयुक्त होती है। क्योंकि हिमालय पर्वत की तराई में होने के कारण इस पर्वतीय भाग में यहाँ की ठंडी जलवायु भी होती है। तो यहाँ पर जो है फसलें तो कम पैदा हो पाती हैं। फसलें जो पैदा भी होती हैं वह मान लीजिए रसदार फसलें पैदा होती हैं, जैसे जाम्बू कश्मीर है। जाम्बू कश्मीर में सेब है, संतरा है, नींबू है, नारंगी है। जाम्बू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। इन पहाड़ी इलाकों में सेब है, संतरा है, नींबू है, नारंगी है। इन फसलों को हल्का फुल्का पैदा की जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनकी लकड़ी बड़ी मुलायम होती है। और मुलायम होने से जो इनको क्या किया जाता है, इससे कत्था है, गोंद है, तारपीन का तेल है, इत्यादि सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो पर्वतीय मिट्टी है, चूंकि यहाँ पर या तो सीढ़ीदार खेत बनाया जाए, मान लीजिए फसलों की बुआई जो करनी होती है वह भी बड़ी कठिनाई से करनी होती है। चूंकि वहाँ के जो खेत होते हैं ऐसे होते हैं, बहुत ऊंचे बहुत नीचे, फिर बहुत ऊंचे बहुत नीचे। अपने यहाँ जैसे वहाँ पर समतल जमीनें नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है जाम्बू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन भागों में जो है यह पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पांचवा है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो कि इसे ग्रीक भाषा में लेटर शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। अब समझो कहने से लग रहा लेटराइट अर्थात ऐसी मिट्टी जो ककरीली हो, पथरीली हो, जिसमें बड़े बड़े छोटे छोटे कंकड़ हो, पत्थर हो, उसे लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। यह लेटराइट मिट्टी ऐसी होती है कि उसमें फसलों का उत्पादन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे गेहूं है, चावल है, इन सबको बोना इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं। कंकड़ पत्थरों से युक्त मिट्टी जो होती है उसे लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। तो आप समझिए जहां कंकड़ हो, पत्थर हो, उस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें पैदा हो सकती हैं या हम उसमें कैसे फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। मान लीजिए जो भारत के मध्य के विशाल मैदानों में होंगे, अगर उनसे तुलना लेटराइट मिट्टियों से की जाए तो दोनों में बहुत ही अंतर है। अपने यहाँ तो आप चाहे जैसे मिट्टी में छीड़ देते हैं फसल जम जाती है, सिंचाई कर देते हैं हो जाती है, लेकिन वहाँ की मिट्टी को जोतना बोना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से यह मिट्टी दक्षिण के पठारी भागों में पाई जाती है। जो दक्षिण का पठारी भाग है यह दक्षिण के पठारी भागों में पाई जाती है। जो दक्षिण का पठार है जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या है, कहीं कहीं पर छोटे छोटे स्थानों पर लेटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और इन लेटराइट मिट्टियों में कहीं कहीं चाय पैदा किया जाता है, कहीं कहीं कहवा पैदा किया जाता है, चूँकि यह दक्षिण का पठारी भाग है। और कहीं कहीं इसमें जो है गर्म मसाले पैदा किए जाते हैं, कहीं कहीं इसमें जो है काजू की फसलें भी पैदा की जाती हैं। चूँकि यह जो इतनी उपजाऊ नहीं होती है जितने में कि साग सब्जियां पैदा हो सकें। अपने उत्तर के विशाल मैदानों में जैसी मिट्टी है, यहाँ पर अनेकों प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, उस प्रकार से वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चूँकि पठारी एरिया होने के कारण पानी की कमी भी है। मिट्टी जो है
वह भी वहाँ की जो है ककरीली और पथरीली है। ककरीली और पथरीली मिट्टी होने के कारण जो है मिट्टी कम उपजाऊ है। यह हमारे देश के जो है दक्षिण के पठारी भागों में पाई जाती है, खास करके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा कुछ तेलंगाना में यह जो है मिट्टी पाई जाती है। चलो अब अगला है लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी भी हमारे देश के दक्षिण के पठारी भागों में ही पाई जाती है। लगभग मालवा के पठार, छोटा नागपुर के पठार से लेकर के इसके दक्षिण में ही पाई जाती है। यह भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र में जो है यह पाई जाती है। अब समझो कि हमारे देश, जैसे देख रहे हैं किताब में दिया है, यह जो लाल वाला भाग है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और इधर भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी यह जो है पाई जाती है। तो यह जो लाल और पीली मिट्टी है यह दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। पठारी क्षेत्रों में पाए जाने के कारण जो है इसमें भी उत्पादन करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं पठारी क्षेत्रों की जो मिट्टी है वह ककड़ीली और पथरीली होती है। ककड़ीली और पथरीली होने के कारण जो है इसमें फसलों का उत्पादन कम हो पाता है। यहाँ पर इस लाल मिट्टी में जो है जैसे गर्म मसाले हैं, लौंग है, इलायची है, मान लीजिए काजू है, अर्थात गर्म मसाले ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। और इसमें जो है जड़दार वाली फसलें बोई जाती हैं जो मूसला जड़ की होती हैं, जैसे सरसों है, तीसी है, और जो इसमें जो है मूसला जड़ वाली होती हैं ज़्यादातर चना है, मूली है, सरसों है, ये सब फसलें बोई जाती हैं जो कि इसमें हल्का फुल्का पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, इसी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, इसमें खादर मिट्टी और बागर मिट्टी पाई जाती है। दूसरी है काली मिट्टी, चूंकि इसका रंग काली होने के कारण यह इसमें कपास की अच्छी खेती होती है, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह ज्वालामुखी की क्रिया के स्वरूप लावा के जमने से हुआ है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। मरुस्थली मिट्टी आप जानते हैं, यह गुजरात, पंजाब के दक्षिणी भाग और गुजरात के उत्तरी भागों में पाई जाती है। उसी प्रकार से पर्वतीय मिट्टी है जो कि हमारे देश के हिमालय पर्वत के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेशों में पाई जाती है। उसी प्रकार से लेटराइट मिट्टी है। यह लेटराइट मिट्टी भी दक्षिण के पठारी भागों में ही पाई जाती है। जैसा कि कहने से लग रहा है लेटराइट, अर्थात इसमें लग रहा है कि कंकड़ और पत्थर युक्त है। यह मिट्टी ककड़ीली और पथरीली होती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। इसमें चाय, कहवा, काजू इत्यादि की खेती की जाती है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इन सब प्रदेशों में पाई जाती है। उसी प्रकार से लाल या पीली मिट्टी है। यह मिट्टी भी हमारे देश के दक्षिण के पठारी भागों में ही पाई जाती है। दक्षिण के पठारी भागों में इसका रूप जो है लाल और इसके अलावा जो हल्का पीला होता है, चूंकि इसमें क्षारीय और लवण की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण जो है इसका रंग रूप लाल हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो लाल मिट्टी है यह भी कम उपजाऊ होती है, हमारे देश के दक्षिण पठारों में पाई जाती है। इसमें भी लौंग है, इलायची है, गर्म मसाले हैं इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।